जी हाँ, 4 घंटे बाद समझ लीजिए 12 बजे क्या होगा। 12 बजे जी पर अटैक की धमकी दी गई है, बहुत बड़ा अटैक। एक बेहद डरे हुए कट्टरपंथी आतंकी, पहचान छुपाते हुए डरा हुआ आतंकी, डराने की कोशिश वाली धमकी पाकिस्तान से। जी हाँ, खुद को बलोच कमांडर बताने वाला कट्टरपंथी जी न्यूज के एंकर्स को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि रात 12 बजे अटैक होगा, रोक सको तो रोक लो। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को यह धमकी पाकिस्तान के अज्ञात जगह से दी गई है। जी न्यूज से आतंकी इतने डरे हुए हैं कि धमकी देने वाले ने ना अपना नाम बताया, ना संगठन। सुनिए आज सुधीर चौधरी को फोन करके आतंकी ने क्या धमकी दी। मुझसे क्या चाहते हैं आप? आपसे मेरा काम है, क्योंकि आप ही हो। आप शायद रहना कि आपकी हर वेबसाइट उड़ती रहेगी। किसकी वेबसाइट? इंडियन हर वेबसाइट आप चेक करें, एक डेमो दिया हुआ है शॉर्ट स्क्रीन में। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? जी न्यूज क्या करे इसमें? जी न्यूज क्या करे? जी न्यूज कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा उनके नसीब में। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे। रात 12 बजे के बाद। क्या कर रहे हो रात में 12 बजे? ये अटैक करने से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैंने आपको कॉल करके कहा है कि रात 12 बजे के बाद जी न्यूज वाइड सैटेलाइट से आउट होगा। ये चैनल सर्च में ही नहीं आएगा किसी का। अच्छा, तो उससे पहले ही पकड़े जाओगे तुम? चलो आप कोशिश कर लें, ठीक है? आप पकड़ने की। रात 12 बजे आपको 10 घंटे हैं, 12 आप कर लें कोशिश। तो तुम चाहते हो कि जी न्यूज डर जाए आपसे? हाँ, जी न्यूज डरेगा, वो सर्च में ही नहीं आएगा तो डर। एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को फोन करके आतंकी ने जी न्यूज को 5 धमकियां दी। आतंकी ने कहा आज रात 12 बजे जी न्यूज की हर वेबसाइट उड़ा दी जाएगी। आतंकी ने कहा जी न्यूज के एंकर्स को अंजाम भुगतना पड़ेगा। आतंकी ने कहा रात 12 बजे के बाद जी न्यूज को सब समझ में आ जाएगा। आतंकी ने कहा कि रात 12 बजे सैटेलाइट से जी न्यूज आउट हो जाएगा। 12 बजे का वक्त है, बचा सकते हो तो बचा लो। जी न्यूज ने जो एक महत्वपूर्ण काम किया है अपने आरंभिक दिनों से लेकर आज तक, इसने उन मुद्दों को उठाया है जो राष्ट्र हित में है और तर्क और तथ्य के साथ। जैसे आपके यहाँ डीएनए जो प्रोग्राम आता है, उस डीएनए प्रोग्राम की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है कि उसमें तथ्य भी होता है, तर्क भी होता है। यदि आपको काटना है तो तथ्य और तर्क का मुकाबला कीजिए। लोग अपने ज्ञान के लिए और जो कहते हैं चेतना का स्तर, कॉन्शसनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए, जब भी पाकिस्तान के मामले में या जिहाद के मामले में, जैसे लव जिहाद का मामला हो या लैंड जिहाद का मामला हो, इन सब को उठाने से पाकिस्तान को ऐसा लगता है यह चैनल हमें दुनिया में बदनाम कर रहा है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को यह धमकी एक इंटरनेट नंबर से आई थी। दरअसल हम इसे एक धमकी भरा फोन कॉल नहीं कहना चाहते, ये एक कायर वाली गीदड़ भभकी है। अब ये कैसे प्लान किया गया जरा ये समझ लीजिए। वर्चुअल सिम कार्ड इंटरनेट से खरीदा जा सकता है और इस केस में भी ऐसा ही किया गया है। एक वर्चुअल सिम कार्ड यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से खरीदा गया 4 पाउंड, मात्र 4 पाउंड खर्च करके। और उस वर्चुअल सिम कार्ड में एक नंबर होता है जिसको आप एक सिम कार्ड का जैसे वॉइस कॉल होता है वैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके डेटा से जो वॉइस कॉल होती है यानी कि जो व्हाट्सएप कॉल होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौधरी को फोन करके धमकी दी कि आज रात जी न्यूज को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, एक अटैक होगा, बहुत बड़ा अटैक। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी ने सुधीर चौधरी को जान से मारने की धमकी दी थी। एक कश्मीरी आतंकी ने धमकी देते हुए कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गर्दन उतारेंगे। उससे पहले एक पाकिस्तानी ने अभिनंदन वर्धमान जैसा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। मेरा जितना सुधीर चौधरी के साथ परिचय है वो कभी धमकी से डरे नहीं हैं, और अगर पाकिस्तान से उनको धमकी आती है तो इस विषय पर मेरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई की मांग करेंगे और जो अधिकृत एजेंसीज हैं उनके पास उस एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश का पत्रकार निष्पक्ष रूप से देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के हित की अगर बात करता है तो मुझे लगता है देश की जनता उसका समर्थन करेगी।
लेकिन जी न्यूज आतंकियों को बता देना चाहता है कि आतंकी जी न्यूज की जिस रिपोर्टिंग से चिढ़ते हैं, डरते हैं, वो निष्पक्ष और निडर रिपोर्टिंग जारी रखेगा। जी न्यूज ना डरा है, ना डरेगा, ना पीछे हटेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि जी न्यूज से लोग इतना डरते हैं, कट्टरपंथी चिढ़ते क्यों हैं? दिक्कत क्या है जी न्यूज से? क्योंकि जी न्यूज देशहित की बात करता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं, 370 के खिलाफ मुहिम चलाने वाला इकलौता चैनल जी न्यूज, आप जानते हैं, 370 के खिलाफ। दूसरी वजह, कश्मीरी पंडितों के दर्द को हमने दिखाया। तीसरी वजह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों पाकिस्तान चिढ़ता है जी न्यूज से। आतंकी चिढ़ते हैं, कट्टरपंथी चिढ़ते हैं क्योंकि राम मंदिर पर जी न्यूज की मुहिम थी। राम मंदिर निर्माण तो शुरू हो गया। चौथी वजह, कश्मीर में अलगाववादियों को सबसे ज्यादा अगर एक्सपोज किया तो वो जी न्यूज ने किया। पांचवी वजह, पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को हमने दुनिया के सामने लेकर आए। छठी वजह, जिहाद के खिलाफ। जी हां, जमीन जिहाद से लेकर लव जिहाद का सच हम लोगों ने दिखाया। जिहाद के खिलाफ एक तरीके से जिहाद छोड़ो भारत की मुहिम हम लोगों ने छेड़ी। इस वजह से पाकिस्तान परेशान, कट्टरपंथी आतंकी परेशान। सातवीं वजह, CAA। जी हां, CAA को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर चोट की। कानून का सच दिखाया, नागरिकता कानून का सच दिखाया। पाकिस्तान को गुस्सा आया। काशी, राम मंदिर के बाद अब काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, ज्ञानव्यापी विवाद का पूरा सच दिखाया। यह वजह हो सकती है। हमने कश्मीर में सेना का साथ दिया, यह सबसे बड़ी वजह है। कश्मीर जो है वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जी न्यूज का कश्मीर को लेकर स्टैंड क्लियर है। कराची में सबसे इंपॉर्टेंट, याद होगा, दाऊद का पता बता दिया था हमने। दाऊद का सेफ हाउस पूरी दुनिया को दिखा दिया था। कराची में बैठा है दाऊद इब्राहिम, इसलिए पाकिस्तान को गुस्सा आया। तो तमाम वजह हो सकती है जिस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़े सवाल के साथ। दूसरी बड़ी खबर, बहुत ध्यान से सवाल सुनिएगा कि बलरामपुर की बिटिया निर्भया क्यों नहीं? क्योंकि बलरामपुर की बच्ची भी दलित परिवार से है, उसके साथ तो रेप की पुष्टि भी हुई है। दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की। उसका शव भी इस तरह का आरोप है कि रात के अंधेरे में जलाया गया। लेकिन ऐसा क्यों है? जो लोग हाथरस जा रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, पुलिस की लाठियां खाने की नौटंकी करके नीचे गिरने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो बलरामपुर क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने हाथरस की बेटी के लिए राहुल को पुलिस से भिड़ते देखा, पैदल मार्च देखा, नीचे गिरते देखा। लेकिन क्या आपने बलरामपुर की दलित बेटी के लिए राहुल का गुस्सा देखा? आपने हाथरस की बेटी के लिए प्रियंका गांधी का दर्द देखा, पीड़ित की मां से गले मिलते देखा। लेकिन बलरामपुर की बेटी जिससे गैंगरेप हुआ, भयानक टॉर्चर हुआ, हाथरस की बेटी की तरह रात में अंतिम संस्कार हुआ, उसके लिए क्या आपने प्रियंका का एक भी आंसू, दुख या आक्रोश देखा? हाथरस की बेटी को न्याय के लिए जो हंगामा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना या आरएलडी ने मचाया, वैसा प्रदर्शन क्या आपने बलरामपुर की बेटी के लिए देखा? देशहित का सवाल यह है कि हाथरस की बेटी के लिए हंगामा करने वाली पार्टियों के लिए बलरामपुर की बेटी निर्भया क्यों नहीं? क्यों हाथरस का यह आक्रोश बलरामपुर की घटना पर ठंडा हो? ऐसा इसलिए क्योंकि बलरामपुर में जो दलित बेटी के गैंगरेप के आरोप में पकड़े गए हैं, उनका धर्म राजनीति के दलित मुस्लिम तुष्टीकरण को बिगाड़ देता है। 29 सितंबर को बलरामपुर की दलित बेटी से गैंगरेप हुआ। पीड़ित को नशे के इंजेक्शन लगाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप और क्रूरता की वजह से पीड़ित के शरीर पर गंभीर जख्म हो गए। क्रूरता की वजह से पीड़ित का लीवर फट गया। गैंगरेप के आरोपियों ने पीड़ित को रिक्शे पर लेटाकर घर भेजा। पीड़ित के परिवार के मुताबिक उसे जब रिक्शे से उतारकर घर लाया गया तो वो सिर्फ इतना कह पाई कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी।
3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्चे का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए, हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी, हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया लाद के। पीड़ित को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित से गैंगरेप हुआ था। लीवर और आंत फट जाने और अत्यधिक खून जमा होने से पीड़ित छात्रा की मौत हो गई। शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर चोटें मिली। बालिका के साथ अभियुक्तों ने बहुत बर्बरतापूर्ण और निशंक तरीके से उसकी हत्या की है और जो कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है। 10 चोटें मृतका के शरीर पर है और उसके लीवर जो है फट गया है। गैंगरेप की वजह से पीड़ित छात्रा की मौत के आरोप में शाहिद और साहिल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हाथरस में आरोपी ऊंची जाति से हैं और बलरामपुर में आरोपी मुस्लिम समुदाय से। इसीलिए कांग्रेस ने रेप पर्यटन के लिए सिर्फ हाथरस को चुना। हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मिनट, आप लोगों को दिक्कत है। और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। बलरामपुर की दलित बेटी के दोषी वो लोग हैं जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं। ये हाथरस की बेटी के लिए हंगामा मचाते रहे, लेकिन ये नीले झंडे वाले बलरामपुर की दलित बेटी के लिए धृतराष्ट्र बन गए। बलरामपुर की दलित बेटी के दोषी वो लोग हैं जो कहते हैं कि देश में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीख चीख कर हाथरस में जाति की राजनीति की। जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज के ऊपर। दलितों के खिलाफ तो लगातार जुल्म हो रहा है। रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है। আর একটা ছোট এত বড় রাজ্য, এতগুলো 341টা ব্লক, কত মিউনিসিপ্যালিটি, একটা ছোট্ট ঘটনা হলে সেটা নিয়ে নাচতে শুরু করলো। लेकिन हाथरस की बेटी की जाति बताने वाले बलरामपुर में गैंगरेप के आरोपियों का धर्म नहीं बता पाए, क्योंकि आरोपियों का धर्म राजनीति के दलित मुस्लिम समीकरण को बिगाड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप अपने आप से सवाल पूछे ना, आपको कितना पता है बलरामपुर केस के बारे में, क्या हुआ था वहां पर? आप सिर्फ हाथरस देख रहे हैं। हाथरस पर मार्च निकल रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर पहुंच रही हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, बलरामपुर में भी रात के अंधेरे में शव को जलाया गया, रात में ही अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर भी दलित परिवार है। मेरे साथ विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, चूज कैसे किया जाता है? मतलब ये कैसे तय होता है कि यहां जो है दंगा करना आसान होगा, यहां आग लगाई जा सकती है, तो चलिए हाथरस चलते हैं। वो काफिला बलरामपुर नहीं जाता। चूज कैसे किया जाता है? देखिए, राजनीति के इस दौर में संवेदनाएं भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही तय की जा रही है, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से। अगर आप देखेंगे हाथरस के मामले को प्रियंका राहुल जिस तरह से उठाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा मायने करती है। लेकिन बलरामपुर में राहुल और प्रियंका अपने घर से भी निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, कम से कम दिखाते बलरामपुर जाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, 2 बार कोशिश की गई राहुल प्रियंका की तरफ से हाथरस जाने की, और दूसरी बार में वो पहुंच भी गए कई बातें वहां पर जाकर के। लेकिन बलरामपुर के मुद्दे पर जो चुप्पी यहां पर साध रखी है वो ये दिखाता है कि एक धर्म विशेष के आरोपियों का होना कहीं ना कहीं राजनीतिक कदम क्या उठाना है ये तय हो जाता है। और विशाल, यही तो होता ना कि आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कि बलरामपुर में बलात्कार का जिन पर आरोप है उनके नाम क्या है, वो जुबान पर नाम भी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो सूट नहीं करता है। वहां सांप्रदायिक धार्मिक एंगल आ जाता है, वोट बैंक गड़बड़ा जाता है, मतलब बलात्कारियों में भी वोट बैंक दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज एफिडेविट भी फाइल किया गया योगी सरकार की तरफ से। कहा गया कि रात को अगर हाथरस में चिता ना जलती तो सुबह शायद यूपी चल उठता। जी हां,
हाथरस में रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी के बगैर पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करने को लेकर योगी सरकार, यूपी पुलिस निशाने पर। अब योगी सरकार ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें यह बात कही गई है, सरकार के मुताबिक सुबह बेटी के शव को खुले में रखकर दंगा भड़काने और यूपी को जलाने की पूरी साजिश थी। इसलिए परिवार की सहमति से, यह कोर्ट में बता रही है योगी सरकार, परिवार की सहमति से ही रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया कि कहीं सुबह दंगे ना हो जाए। बेटी के शव पर रची गई थी दंगे की साजिश। चिता जलाने से, जलने से बच गया यूपी। हाथरस में अगर आधी रात को पीड़ित की चिता नहीं जलती तो जातीय हिंसा में यूपी जल जाता, ये कहते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि जाति और समुदाय के नाम पर हिंसा करने की साजिश रची गई। सफदरजंग अस्पताल से ही हंगामा शुरू कर दिया गया। भीम आर्मी लगातार इस मामले को जातिगत रंग दे रही थी। हजारों की संख्या में गांव में जुटने की योजना बनाई गई थी। बाबरी केस की वजह से पहले ही यूपी में हाई अलर्ट था। कोरोना की वजह से भारी संख्या में लोगों का जुटना मना था। कैसा दुष्प्रचार करने का प्रयास हुआ, यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए। योगी सरकार ने आधी रात को हाथरस की पीड़ित का अंतिम संस्कार कराने की वजह भी बताई। योगी सरकार ने कहा, हाथरस केस पर हंगामा होने का इंटेलिजेंस इनपुट था। सुबह गांव में भारी संख्या में लोगों के जुटने का इनपुट था। हालात नहीं बिगड़े, इसीलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। जाति और समुदाय के नाम पर दंगा करने की तैयारी थी। हाथरस केस में पीड़ित परिवार के खिलाफ एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पीड़ित को रेफर करने के लिए कहा था, क्योंकि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। चोट से शरीर को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टरों ने स्पाइनल इंजरी सेंटर में इलाज की सलाह दी थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने रेफर करने की अनुमति नहीं दी। हाथरस मामले में जो सच सामने आ रहा है वो अब बेहद चौंकाने वाला है। सच ये सामने आ रहा है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। जी न्यूज के पास आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच होने वाली बातचीत की कॉल डिटेल्स हैं। तो पीड़ित परिवार ने क्यों ये बात छिपाई, क्यों पीड़िता की जीप काटने और गैंगरेप के झूठ का साथ दिया? विशाल पांडे, जी मीडिया, हाथरस। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त है उन 6 वीर सपूतों को नमन करने का जिन्होंने हमारी, आपकी, हमारे देश की सुरक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पाकिस्तान की कायराना गतिविधि इन दिनों जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ये नापाक फायरिंग, आतंकी हमले चीन के इशारे पर तो नहीं कर रहा? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले 6 दिन में 6 बलिदान याद रखे पाकिस्तान, क्योंकि बदला लेगा हिंदुस्तान। 5 अक्टूबर यानी कल नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय सेना के जेसीओ सुखदेव सिंह शहीद हो गए। 1 अक्टूबर को नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय सेना के हवलदार कुलदीप सिंह और राइफलमैन शुभम शर्मा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 30 सितंबर को पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में भारतीय सेना के लांस नायक कर्नेल सिंह शहीद हुए और 5 अक्टूबर को पंपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के सिपाही शैलेंद्र प्रताप सिंह और धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हुए। शांति का भी दूत हूं, अग्नि का रूप हूं, देश के लिए ही जिया, देश पर ही फना। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला हुआ। गांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। देश की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 2 कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप सिंह और धर्मेंद्र त्रिपाठी हमले में शहीद हो गए। सोमवार को ही पाकिस्तान की सेना ने नौशेरा सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के जेसीओ सुखदेव ने सर्वोच्च बलिदान दिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.